बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उस पर डिबेट विद फ़खर यूसुफजई। डिबेट विद फ़खर यूसुफजई में आज बात होगी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जनरल ऑस्टिन जो है लाइड ऑस्टिन वो 2 रोज़ा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे हैं। एक बहुत अहम दौरा है जब से जो बाइडन साहब ने हुकूमत संभाली है, तो इनका ये पहला दौरा है और ये पहला दौरा जो उन्होंने किया है ये हिंदुस्तान का किया है। क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि शायद ट्रंप के जाने के बाद हालात तब्दील होंगे और जो ताल्लुकात हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान है उसके अंदर कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल। बल्कि मैं कहता हूं कि उसी तसलसल को लेके आगे बढ़ रही है जो बाइडन की जो इंतजामिया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि उसी तरीके से। और स्ट्रिक्ट जो डिफेंस सेक्रेटरी इस वक्त वो दौरे पर हैं हिंदुस्तान के, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक बहुत बड़ी कड़ी है उस ताल्लुकात की जो एक कायम की गई थी मोदी जी एंड ट्रंप के दरमियान। उनकी एक बड़ी मशहूर हुई थी वो जप्पी भी, उस हवाले से। तो इस हवाले से हम बात करेंगे और इस चीजों के ऊपर बहुत सारी और भी चीजें हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इन सारी चीजों के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने सुमित पीर जी ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। आप सबको पता है कि एक सीनियर एनालिस्ट है हिंदुस्तान के, आप उनके टीवी चैनल्स पर देखते हैं, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ते रहते हैं। वंस अगेन सुमित पीर जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात कर लूं, इससे हटकर है। इमरान खान साहब को कोरोना हुआ है, पॉजिटिव उनका टेस्ट आया आज। हमारे सुल्तान साहब जो हमारे हेल्थ के हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया और उसके ऊपर मोदी जी ने एक ट्वीट किया। बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उन सब ने एक जिसे कहते हैं कि मतलब एक कर्टसी दिखाई है कि यार वो बीमार है, गेट वेल सून। मोदी जी का मैंने बल्कि रिट्वीट भी किया, सुमित भाई ने भी किया हुआ है, उनसे भी मेरी बात हो रही थी और बहुत सारे लोगों ने किया। मैं सबको कहूंगा थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बल्कि मैं कहूंगा कि अगर कोई बीमार है, सुमित भाई अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बीमारी का कोई मजहब नहीं होता, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी लगी मुझे ये बात। तो मैं सबको हिंदुस्तान में जो जो लोग हमें देखते हैं या जहां से भी उन लोगों ने कर्टसी दिखाई है इमरान खान साहब, इख्तिलाफ अपनी जगह मुझे भी बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता हूं उनकी हुकूमत की पॉलिसीज को, लेकिन वो पॉलिसियों की हद तक है। जहां तक बात आती है बीमारी की या किसी के ऊपर किसी तकलीफ की, तो उसमें कोई वो नहीं होता। हम भी यही कहेंगे कि इमरान खान साहब जल्द सेहतयाब हो और दोबारा से वो अपनी जो प्राइम मिनिस्टर की सीट है उसको संभाले और अपनी हुकूमत को आगे लेके बढ़े। सुमित जी, हम वापस आएंगे, आपको भी मैं थैंक यू कहूंगा, सबको थैंक यू कहूंगा, देखने वालों को। शुरू करेंगे, जनरल ऑस्टिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है हिंदुस्तान का, इस वक्त वो मौजूद है, 2 दिन का दौरा है। क्या नजर आ रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट आपकी नजर में, क्योंकि आप बड़ी गहरी नजर रखे हुए इस तरह की चीजों के ऊपर। जी, सबसे पहले नमस्कार यूसुफ भाई साहब। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि इमरान खान साहब कोविड पॉजिटिव पता लगा तो मैंने भी ट्वीट किया। देखिए, सबसे पहले हम तो यही चाहेंगे वो सेहतयाब हो, जल्द से जल्द हो, क्योंकि देखिए बीमारी का ना कोई दीन ईमान होता है, ना रिलीजन होता है, इंसान इंसान है, पहले वो ठीक हो, सबसे हमारी प्रार्थना यही है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमारे यही किया और मैंने भी ट्वीट करके उनको गेट वेल सून का वो डाला है। ये देखिए, ये एक इंसानी बात है, इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान, रिलीजन, धर्म, मजहब, ईमान ये सब नहीं आता। पहले इंसान है, उसके बाद है जी हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, जो भी है वो उसके बाद की कहानी है। तो अगेन आई विश हिम ऑल द वेल और मैं चाहूंगा वो जल्द से जल्द ठीक हो। तो अब फर्स्ट थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। हम अच्छे टॉपिक्स पे बात करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब जो आपने सवाल पूछा फखर साहब, देखिए जो जनरल ऑस्टिन है, ये आप समझिए, अगर आप देखें पिछले फ्राइडे को एक क्वाड की मीटिंग हुई थी। क्वाड का अगर हम देखें तो ये करीब 2007 में जब इंडियन ओशन में या 4 में सुनामी आई थी, उसके बाद इसकी एक ब्लूप्रिंट सा बना था जी, क्वाड बनाना, कुछ बनाना। पर हकीकत ये भी है 15 साल ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, एक कॉन्सेप्ट बन के रहा। 2019 में पहली बार एक मिनिस्ट्रियल लेवल की बात हुई, 2+2 आपको याद होगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ी अटकलें लगा रही जा रही थी फखर साहब की भाई ये क्वाड चलेगा, जो बाइडेन की पॉलिसी, क्योंकि जबकि मैंने अपनी सारी नेशनल टीवी चैनल्स पे हमेशा मेंटेन ये किया कि अमेरिकन पॉलिसी डज नॉट चेंज। जो ट्रंप की पॉलिसी होगी वही कंटिन्यूएशन जो बाइडेन की भी पॉलिसी होगी। हाँ,
थोड़ा 19-20 का चेंज आ सकता है। इनफैक्ट मैं अब बोलूं आपको आज की डेट में जो जो बाइडेन साहब की पॉलिसी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ट्रंप साहब से भी तो आगे स्टेप आगे है। बोलेंगे क्यों? जैसे जो बाइडेन साहब आए 5 एयरक्राफ्ट कैरियर इन्होंने साउथ चाइना सी में भेजे और एक बहुत बड़ा यूएस का डिस्ट्रॉयर है MS जॉनसन, वन ऑफ द बहुत लीथल डिस्ट्रॉयर है, उसको भी भेजा। तो उन्होंने कहीं चाइना के प्रति ढिलाई नहीं दिखाई। पॉइंट नंबर 2, जो उन्होंने पहला अपना समिट किया, इंटरनेशनल समिट किया, फखर साहब ये गोरे तवज्जो बात है, वो था क्वाड। देखिए अगर आप यूएस के प्रेसिडेंट हो तो आपके पास दुनिया में 50 मुसीबतें हैं, 50 परेशानी है, 50 चीजें करने को, पर पहला इंटरनेशनल समिट आप क्वाड करते ही होता पिछले जुम्मे को, और आज हम बैठे हैं शनिवार को, सैटरडे को। उसके बाद 2 और 3 इंपॉर्टेंट चीजें और होती है। सिर्फ 2 दिन बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ये पहुंचते हैं साहब जापान, ये जापानियों से बात करते हैं। उसके बाद ये दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन और ये जनरल ऑस्टिन या मिस्टर ऑस्टिन कहिए आप, ये पहुंचते हैं कोरिया। इन्होंने साउथ कोरियन से बात की थी, तो साउथ कोरियंस का भी क्वाड में मिलना ऑलमोस्ट अब नजर आता जा रहा है। और अगर आप इनके स्टेटमेंट देखें क्वाड को लेके, इन्होंने क्लियरली कहा है कि सब क्वाड मेंबर्स ये मानते हैं, ये एंथनी ब्लिंकन साहब कहते हैं कि, और जो यूएस के NSA है मिस्टर जेक सुल्लिवन, वो ये कहते हैं भाई चाइना का जो थ्रेट है वो एक बहुत रियल थ्रेट है, ये कोई अब परसेप्शन वाली बात इसमें नहीं है। एंड ऑल द 4 क्वाड मेंबर्स रियलाइज दैट। और क्वाड में फखर साहब एक बात सबसे अच्छी कह रही है, इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू मिलिट्री। इसमें दवाई की बात हुई, इसमें टेक्नोलॉजी की बात हुई, इसमें क्लाइमेट चेंज की बात हुई, इसमें सस्टेनेबल एनर्जी की बात हुई, और इसमें बात हुई वैक्सीनेशन की। 1 बिलियन वैक्सीनेशन डोजेस इंडिया बनाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन जो अमेरिकन कंपनी उसकी टेक्नोलॉजी की, जापानीज उसको फंड करेंगे और ऑस्ट्रेलियन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सारी आसियान कंट्रीज और इंडो पैसिफिक कंट्रीज को मिलेगा सर। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध का कोई फर्क नहीं। और 1 बिलियन डोजेस बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अब ये जो क्वाड आया इन्होंने, और इसमें एक और चीज उन्होंने बोली, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ डिन्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया जैसे विषय भी इसमें आ गए। तो जब ये क्वाड उभर के आया तो एक बहुत बड़ा अलायंस और बहुत मल्टी डायमेंशनल अलायंस बन के आया। दूसरी बात ये आप गौरतलब कीजिए कि क्वाड इज नॉट ओनली अ मिलिट्री अलायंस। जैसे अगर हम नेटो लेंगे, नेटो केवल एक मिलिट्री अलायंस है। क्वाड इज अ अलायंस ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको इन्होंने बोला अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज, एंड इट गोज मच बियॉन्ड मिलिट्री। बाकी भी जो 4 मेंबर है उनमें से एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये, उनमें से 3 ऑलरेडी नेटो के मेंबर है। तो इंडिया, और तो ये जब हुआ तो इंडिया एक ऐसा मेंबर है जो नेटो का मेंबर नहीं है, क्वाड का मेंबर है। इसका रेलेवेंस है, आगे बताऊंगा क्या है। तो सर ये एक चीज हुई, और होता क्या है उसके बाद, केवल 2-3 दिन बाद पीपल स्टार्ट पैकिंग बैग्स एंड ट्रैवलिंग इन द पीक ऑफ पेंडेमिक। अगर फिर वो जापान जा रहे, कोरिया जा रहे, अब हुआ क्या, कोरिया से 2 गाड़ियां छूटती है साहब। जो एंथनी ब्लिंकन साहब है ये जाते हैं अलास्का। अलास्का में चाइना की जो डेलीगेशन आई है उनसे उस पे आना हमने बिल्कुल। और साथ उसी दिन जो अपने जनरल ऑस्टिन है, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, या डिफेंस मिनिस्टर करिए लोगों की, मतलब ना, नॉट टू कंफ्यूज सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को, मतलब डिफेंस मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कहते हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर बताऊं मोटा मोटा साधारण हिंदी में उर्दू में, वो अपने राजनाथ सिंह जी से मिलते हैं। तो मान लीजिए इससे बड़ा स्नब चाइना को मिल नहीं सकता। और हमें पता है अलास्का में जो रिपोर्ट्स आ रही है, एक्सेप्ट वर्बल रैंटिंग की, मतलब थ्रोइंग ऑफ अब्यूजेस, उसके अलावा सुमित जी बिल्कुल एग्जैक्टली कल मैंने इसके ऊपर बिल्कुल मैं उसी के ऊपर आना चाह रहा हूं कि वहां पे जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना है वो भी थे, एंथनी ब्लिंकन साहब थे अमेरिका की तरफ से, और यंग जीची साहब जो उनके हैं चाइना के, वो बैठे हुए थे। और उन्होंने मतलब यहां तक मैंने सुना है कि बहुत सख्त अल्फाज का जो है वो इस्तेमाल किया दोनों तरफ से, अतराफ से। उन्होंने यूगोर मुस्लिम्स की बात की अमेरिकन ने, तो उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम बहुत सारे लगाए कि आप लोगों ने ये किया, दुनिया में आप लोगों ने ये किया। हालांकि कि ये बात मैं अक्सर अपने शोज में कर चुका हूं कि ये चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए। बिल्कुल सर, देखिए अलास्का वाले चीज है फखर साहब। देखिए ये जापान तक साथ थे, ये कोरिया तक साथ थे। कोरिया से एक बंदा अलास्का जाता है, एक इंडिया आता है। डिप्लोमेटिकली, राजनीति में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है सर। अगर मेरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाइनीज से अलास्का में मिल रहा है, उनको अलास्का इसलिए बुलाया, वो मिडवे है, बिल्कुल कोना अमेरिका, और मेरा डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर से मिल रहा है। और ये जब चीजें होती है, आज एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में 5-6 चीजें, अगर अब मैंने उस पर डिबेट हो रही थी हमारे नेशनल टीवी पे, 4-5 चीजें बहुत क्लियरली आई। ऑस्टिन साहब कहते हैं
इंडिया इज द सेंट्रल पिलर जिस पे क्वाड खड़ा है। ये अब मैं नहीं कह रहा, ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ये ऑस्टिन साहब कहते हैं। अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज, फ्री इंडो पैसिफिक, फ्री नेविगेशन और इंटरनेशनल रूल्स का रखा और बाकी और भी चीजें आई उसमें। और इसमें जो एक काफी अटकल ये लगा रहे थे, ये जी अब ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या आएगा। ज्वाइंट स्टेटमेंट में 3 चीजें नहीं आई। कोई एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंशन ये नहीं आया कि भाई आप इंडिया किसी और से हथियार मत लो, ऐसा कोई मेंशन नहीं आया है। S-400 काफी लोग बात कर रहे थे, मैं सुबह से टीवी पे कह रहा था S-400 का जिक्र भी नहीं आया, S-400 का जिक्र नहीं आया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, काफी जगह से काफी लॉबिंग हो रही थी कि भाई इसकी कोई एक आध लाइन वाइन कहीं से घुसा दे, ये कर दे, कुछ बोल दे जी डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र हिल गया है, कुछ ऐसी चीजें कोशिश कर रहे थे लोग। क्योंकि देखिए ये भी आप फखर साहब मानेंगे, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाज स्पेंड टू मेक श्योर क्वाड समिट डजंट हैपन। उसके अलावा ये होता है और उसके बाद एक हफ्ते में इतने विजिट हो जाते हैं। एंथनी बिल्किन साहब, ये जो हमारे जनरल ऑस्टिन साहब हैं, इनका ये विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट, देखिए कोरिया में इनका बेस है, जापान में इनका बेस है, इंडिया में तो इनका कोई बेस नहीं, इंडिया इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस भी नहीं है, तब भी ये अपना पहला इंटरनेशनल दौरा इंडिया करते हैं। जो बाइडेन पहला अपना बायलैटरल समिट इंडिया करते हैं। और इसमें एक और चीज कही गई कि 3 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप बनाया गया AI और 5G के लिए, ताकि जब तक ये नेक्स्ट समिट होगा AI और 5G पे क्वाड क्या ऑप्शन बना सकता है। तो 3 वर्किंग ग्रुप बनाए गए, ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया। और वहां जहां चीनियों से लिटरली धक्का मुक्की हो रही है, अब मैं अल्फाज नहीं बता पा रहा हूँ, बहस हो रही है, और जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे वर्बल अब्यूजेस आर थ्रोन एट ईच अदर। यहाँ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है और राजनाथ सिंह जी ने उन्हें कहा आप आके यहाँ डिफेंस प्रोडक्शन कीजिए, नई डिफेंस डील्स की बात हो रही है। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज जो आज हुई है फखर साहब, इन्होंने कहा है कि इंडो पैसिफिक ज्वाइंट कमांड विल टॉक टू ईच अदर, सेंट्रल कमांड और अफ्रीकन कमांड। ये पहली बार 3 कमांडों का यूनिफिकेशन की बात हो रही है। पहली बार ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस विल बी अ प्रैक्टिस, इसकी बात हो रही है। इंडिया सेंट्रल पॉइंट है, अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज, बहुत चीजें चाहिए गई। और एक बहुत साफ सुथरा स्टेटमेंट मिला, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, वो अजीत डोवाल साहब से मिले और राजनाथ सिंह जी से मिले। और इन्होंने हमेशा बोला कि भाई अब ये जो अलायंस है, ये जो अलायंस बनता नजर आ रहा है, और यहाँ मतलब अगर आप कंपैरिजन करें, देखिए लेट्स नॉट बिफूल अवरसेल्व्स, क्वाड का मतलब ही है चाइना को रोकना, क्वाड का मतलब है चाइना का इन्फ्लुएंस खत्म करना इस एरिया में। अगर आप चीनियों के साथ वहां लिटरली बहस मुबहस कर रहे हो और यहाँ आप अलायंस की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट आना, और मजे की बात यह है कि मीटिंग के 1-8 घंटे में ही ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया। यूजुअली ज्वाइंट स्टेटमेंट बनने में, आप जर्नलिस्ट आप जानते हैं, कई बार दिनों लग जाते जी, जुमला लाइन फुल स्टॉप कामा नहीं बैठ रहा, सारी चीजें देखी जाती हैं उसके बाद। बिल्कुल, दोनों ने साथ दिया, पहले राजनाथ सिंह जी ने इंग्लिश में बोला, हिंदी में बोला, फिर जनरल ऑस्टिन ने भी दिया। तो मैं इसको एक बहुत बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट मानूंगा। और ऐसी इसमें कोई भी चीज नहीं है जो हम कहे कि भाई ये आपत्ति या ये इट कैन बी अ बोन ऑफ कंटेंशन। और एक और बात बोलूंगा, अगर आप देखेंगे, अभी आपने पीछे देखा, हमने करीब पिछले 2-1 साल में $20 बिलियन का, $22 बिलियन का हम इक्विपमेंट यूएस से ले चुके हैं साहब। $20 बिलियन की एक जेट डील है, जो हमें फाइटर जेट चाहिए, करीब $20 बिलियन की डील है। और अगर हम अपने 5 से 7 साल का डिफेंस प्रोक्योरमेंट देखें, करीब $100 बिलियन का है। एक और आपको फैक्ट बोलूंगा, यूनाइटेड स्टेट्स हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सेलर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। नंबर 1 इराक है, नंबर 2 नाइजीरिया है, नंबर 3 आ गया यूनाइटेड स्टेट्स। सऊदी अरब जगह नंबर 4 पे चला गया। अब 3 साल पहले तक आप देखें फखर साहब, यूएस वाज द इंपोर्टर ऑफ ऑयल, अब नंबर 3rd सप्लायर बना है। ठीक है जी, जो हमारी पहले ट्रेड रेट रैंकिंग थी, अगर आप 3-4-5 साल पहले देखें, जो आपने अच्छा पॉइंट बताया, 16-17वें नंबर पे आते थे हम इंडिया यूएस ट्रेड में। अब हम टॉप 6-7 में आने लगे हैं, और जैसे जैसे ये ट्रेड बढ़ेगा, हो सकता है हम टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स में है। यूएस वैसे भी इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है, पर अभी जितना ये चाइना से डिकपलिंग होगी, उतनी ही रिकपलिंग इंडिया से होगी। मान लीजिए जितना यहां से छूटेगा, उतना यहां हम पकड़ते जाएंगे। हाँ, कुछ इधर उधर भी जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज तो ये है कि मतलब चाइना ने कल ये बात बड़ी खुल के की है कि आप दूसरे मुल्कों को उकसाते हैं हमारे खिलाफ।
गालिबन उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन लगता मुझे ऐसे कि उनका इशारा इनडायरेक्टली शायद हिंदुस्तान की तरफ था कि आप इनको उकसाते हैं और इनको बैक कर रहे हैं कि आप मतलब चाइना, क्योंकि अमेरिका तो डायरेक्टली कभी किसी के साथ नहीं लड़ा। अमेरिका की तो 200 साल हिस्ट्री है, डायरेक्टली जंग उन्होंने नहीं की। इराक में आके इराक की सरजमीन पे बैठ के लड़े, अफगानिस्तान आके लड़े, वियतनाम में जाके लड़े, जहां पे भी किया, लीबिया में किया, मतलब जिन जिन मुल्कों के भी हम नाम ले तो किसी दूसरे मुल्क में जाके ये लोग लड़े हैं। अपने मुल्क से तो कभी इनका मतलब किसी के साथ बॉर्डर ही नहीं है, एक पूरा कॉन्टिनेंट है। तो ये वाली चीज ये उन्होंने कही है और बड़ी मतलब जिस तरह आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, बल्कि यहां तक कहा गया अमेरिकन की तरफ से कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको तोड़ा गया चाइना की तरफ से, क्योंकि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी, तो वो भी बड़े सख्तगीर किस्म के आदमी है। वो मतलब लाजमी सी बात है, उनका भी एक मुल्क बड़ा मुल्क है। लेकिन सर मुझे एक बात ये बता दीजिएगा कि क्या हिंदुस्तान का कांदा इस्तेमाल नहीं कर रहा अमेरिका, क्योंकि मसला तो उनको ज्यादा चाइना से है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान को डायरेक्टली इतना ज्यादा कोई मसला होगा चाइना के साथ, क्योंकि बहुत अच्छा बिजनेस भी आप दोनों के दरमियान रहा है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर उनके आपके यहां काम करते हैं, आप लोगों के बहुत बड़े इन्वेस्टर चाइना में काम करते हैं। बीच में चले ठीक है, क्लैशेस वगैरह आती रहती है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता कि किसी के दरमियान में नहीं होता है। बहुत करीबी दोस्तों में भी कोई नहीं कोई चीज ऐसी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या चीज है, मुझे मतलब ये मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है मुझसे इत्तेफाक ना करते हो, कि अमेरिका को ये चाहिए कि अब चाइना को तो हमने काबू करना है और कोई रास्ता उनके पास है नहीं, हिंदुस्तान इज द मतलब ओनली ऑप्शन फॉर देम। देखिए मैं आपसे पार्शियली एग्री करूंगा। देखिए जो क्वाड बना है, क्वाड विदाउट इंडिया डज नॉट एग्जिस्ट। और यहां मेरा पिछला पॉइंट में कंटिन्यू करूंगा। अगर क्वाड कल को, आज ये जो वक्त की बात है, क्वाड विल बी ए मिलिट्री अलायंस। अगर क्वाड का कल एक चार्टर बनता है कि अगर देखिए अगर क्वाड पे के 1 मेंबर पे अटैक इज अटैक ऑन होल क्वाड, और क्वाड के 3 मेंबर ऑलरेडी नेटो के मेंबर हैं, तो ये आप समझिए अगर कल को आप इंडिया पे अटैक करने की गलती करते हैं, पूरे नेटो को अपने घर बुला रहे हैं। इंडिया यूएस को ही आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर नेटो आ गया तो फिर तो कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। चलिए वो अलग बात है, जंग की बातें ना करें तो अच्छा है। देखिए यूसुफ साहब, सबसे बड़ी बात क्या फखर भाई, देखिए एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। देखिए कोरोना वायरस से पहले और कोरोना वायरस के बाद, मैं तो इसको चाइनीज वायरस कहता हूँ, दुनिया बदल गई है। मुझे आप बताइए 192 कंट्रीज इन्फेक्टेड, 192 कंट्रीज इन्फेक्टेड सर, मोर देन 2 मिलियन डेड, 2 मिलियन डेड हो चुके हैं। 75 मिलियन इन्फेक्टेड, 16 ट्रिलियन लॉस वर्ल्ड जीडीपी को, बहुत से कंट्री एंड बिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स इंपैक्टेड। दाल रोटी लोगों की खत्म हो गई है। अब आप मुझे बताइए, ये जो चाइना के प्रति गुस्सा है ना, ये पॉलिटिकल नहीं है साहब, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है। और जितनी डेमोक्रेसीज है वो उनकी मजबूरी है। चाहे आज जो बाइडेन साहब को हो सकता है जी जिनपिंग पर्सनली बहुत पसंद भी हो, पर अगर वो एक अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे हैं तो उनकी ये मजबूरी बन जाती है। क्योंकि जो अमेरिका है ना, वोट देने वाला, जो फ्रांस में वोट देने वाला, जो जर्मनी में वोट देना, जर्मनी का एक एग्जांपल दूंगा आपको बाद में, वो नाराज है, उसके पेट पे लात पड़ गई, उसका धंधा बंद हो गया है। मुझे एक बार बताइए फखर यूसुफजई साहब, आप बड़े जर्नलिस्ट है सर, सितंबर 11 में 5000 अमेरिकी मरे थे, करीब 5000 से कम मरे थे। 19 साल ये अफगानिस्तान की खाक छानते रहे, $1 ट्रिलियन से ज्यादा इन्होंने फूंक दिया। कुछ लोग मारे, कुछ मारे गए, वो सब चलता रहा। ठीक है जी, मुझे बताइए साहब, आप जो बाइडेन की जगह है, मैं हूं, 6 लाख से ज्यादा अमेरिकन मर गए, जिम्मेदार कौन? किसने मारे 6 लाख अमेरिकन? कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? चाइना तो आज भी कहता मेरे 4000 लोग मरे, वो तो कहता वायरस यहाँ से आया ही नहीं, वो तो कह रहा मेरे पास वैक्सीन भी है। चले वो अलग बात है। मुझे बताइए 6 लाख अमेरिकन मरे हैं। अभी यूएस में कांग्रेस वुमन है डॉक्टर एमी बेरा, उन्होंने ब्लिंकन साहब को यूएस के पार्लियामेंट में बोलते हैं, फखर साहब बोलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग टू वैक्सीनेट अमेरिका एंड व्हाट आर यू डूइंग टू काउंटर चाइना? डायरेक्ट सवाल। देखिए अमेरिकन इतिहास में, अमेरिकन कल्चर में अगर डायरेक्ट सवाल पूछा जाए ना, वहां ये ब्रिटिशरों की तरह घुमा फिरा के वो लड्डू में पूछते हैं व्हाट आर यू, और अगली बार सवाल होगा व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मुझे बताइए जब इतना लफड़ा हो गया, आपको लगता है कि जिस पहले ओबामा और जो बाइडेन के अंडर चाइना ने बिल्कुल अपना शिकंजा कस दिया था यूएस में, अगर आप ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन के पहले देखे नंबर और बाद में देखे, चाइना का गोल्डन पीरियड रहा वो 8 साल, तब जो बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे। पर ये जो इन्होंने वायरस का जो गंदा खेल खेला ना दुनिया में,
इसने इनकी पूरी हिस्ट्री बदल दी, हमारे साथ भी बदल दी, अमेरिका के साथ भी बदल दी, फ्रांस के साथ भी बदल दी। क्या ये झूठ होगा कहना फखरजाई साहब? पीछे फ्रांस का फॉरेन मिनिस्टर यूएनएससी में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को कहता है, भैया तुम जिंगजियांग में जेनोसाइड कर रहे हो, तुम उगर मुसलमानों को मार रहे हो। ये दोनों P5 पावर है सर, एक P5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, एक P5 मेंबर दूसरे P5 मेंबर को वर्ल्ड स्टेज पे कहता है यू आर डूइंग जेनोसाइड, तुम्हारी गवर्नमेंट कर रही है। आपने देखा पिछले 30 साल में होते हुए? नहीं देखा। मैंने तो जब से मैंने होश संभाला ऐसा नहीं देखा, क्योंकि ये जो गुस्सा है डेमोक्रेसीज में ये पीपल ड्रिवन है। देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिकल गुस्सा नहीं है। हम भी पहले चाइना के साथ बात करते थे। मुझे एक बार बताइए, $72 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था हमारा। हाँ बिल्कुल, $72 बिलियन चाइना हमसे लिया, बिल्कुल। फिर वो घट के आ गया $52 मिलियन या $50 मिलियन। $50 मिलियन बहुत बड़ी वो रकम होती है साहब, अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। आपको क्या तकलीफ है? क्यों करे आपने गलवान? क्यों किया लद्दाख? मुझे बताइए यूसुफ साहब, आप बताइए यूसुफ फखरजाई साहब, आपके घर में भगवान न करे, ईश्वर न करे, आपकी तबीयत खराब हो, ठीक है, और मैं इतने में आपके घर में आपकी गाड़ी चुराने आ जाऊं? बिल्कुल नहीं, दुनिया खराब है, दुनिया वायरस से ग्रस्त है, जीने मरने का पता नहीं, लोग को ये नहीं पता अगले दिन रहेंगे कितना वायरस फैल रहा है। देखिए लॉकडाउन से आप और हम जब से बड़े हुए, इतनी दहशत आपने कभी देखी है लॉकडाउन से? खाली सड़क देखिए, इंडिया जैसी कंट्री भाई साहब 135 करोड़ की जनसंख्या, सड़क पे कुत्ता नहीं दिख रहा। ये दहशत थी। जो इंसान और इंसानियत था, दोनों दहशत में थे, छुपे बैठे थे हम टेबलों के नीचे, लिटरली बोलूं तो। बिल्कुल। में आप क्या करते हो? आपकी हमाकत देखिए, चल यार अभी इनकी हालत खराब है, चल मैं इनकी जमीन ले लूं, मतलब घर का मालिक बीमार है मैं उसकी गाड़ी चुरा लूं। भाई आप इतना गिरोगे, अगर आप इतना गिरोगे, और मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपके चैनल पे, सर टेक माय वर्ड, अभी यूएस ने उनको बोला कि हम जिंजियांग से कोई डीलिंग नहीं करेंगे, हम चाइनीज कॉटन नहीं लेंगे। 20% कॉटन आता था यूएस से। अभी फ्रांस ने तो बोल ही दिया, यूरोपियन यूनियन ने भी बोला हम तुम पे वो लगा रहे सैंक्शंस लगाए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं। अभी 2-3 दिन पहले बैन किया हुआ उन्होंने, यूरोपीय यूनियन और मतलब उन लोगों ने। बिल्कुल, उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को नहीं पता होगा। अगर ये सैंक्शंस लगती है, जितने भी सीसीपी के मेंबर हैं, इनके एसेट जो इन्होंने माल छुपा रखा है ना दुनिया भर का, यूरोप में हो सकता है, एंड एक्सट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन चाइना एंड यूरोपियन यूनियन कैन बी कैंसल्ड। उसके बाद आइए, आज छोटी सी कंपनी है डेल्टा ताइवान की, उसने आज बोल दिया 90% में जॉब्स वहां से कट करके इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया मूव कर रही हो। अब आप देखिए, पहले यूएस, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर फ्रांस, फिर ये ताइवान की छोटी सी कंपनी है डेल्टा। पर एक बात आपने देखा, जर्मनी का पूरे टाइम मुंह बंद है, जर्मनी ने मुंह नहीं खोला। अब एंजेला मर्केल का आपने इलेक्शन देखोगे, पीछे बिल्कुल ऑल टाइम लो पे गई है आपकी बार, क्योंकि जर्मन लोगों को गुस्सा है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड है ना साहब, चाइना का $350 बिलियन का है, जिसमें यूरोपियन यूनियन को करीब $150 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और जो चाइना को एक्सपोर्ट होता है 50% कर दिया जर्मनी। तो जर्मनी का तो अपना फायदा है, जर्मनी का, देखिए बात समझिए, जर्मनी को चाइना से ट्रेड करने में फायदा है, बट यूरोपियन यूनियन की वाट लग रही है। जो उन्होंने पीछे ट्रेड पैक्ट किया, छोटी कंट्रियां करी, भाई हमारी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। मैं बुरा मत मानिएगा, काफी लोगों ने तो ये भी बोल दिया, हंगरी और पोलैंड ने, वो तो पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा आपने इनसे ट्रेड कर लिया तो। अभी चाइना की वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई यूरोपियन यूनियन में, चाइनीज जिनको उधार दे रखा पोलैंड और हंगरी को, जबरदस्ती करे वैक्सीन लगाओ। मुझे बताइए, पीछे उन्होंने निकाल दिया जी, अगर आपको चाइना आना है, आपको चाइनीज वैक्सीन लगा के आना। अब मैं तो नहीं जाऊंगा भाई साहब चाइना, आप जाएंगे चाइना? कितने लोग बोलेंगे भाई मैं नहीं जाता तुम्हारी वैक्सीन लगा के, हाथ जोड़ लो, खुदा खैर करे, मैं नहीं जाता भाई तुम्हारी वैक्सीन लगा के चाइना। ये कैसी दानाशाही है साहब? ये क्या जुनून है, क्या जज्बा है आपका? अरे अब मतलब आपके दुनिया के बादशाह के खुदा ऊपर बैठा, भाई भगवान ऊपर बैठा, आप अपने आप को खुदा समझते हो क्या? भगवान समझते हैं आप अपने आप को? हो कौन आप? ठीक है, मानना आपके पास थोड़े पैसे आ गए, संपन्नता आ गई, तो इसका मतलब क्या कि आप दुनिया भर अपनी दादागिरी चलाएंगे, चलाएंगे? क्या है कौन हो आप भाई? होश की दवा कीजिए। और ये जो चीज हो रही है ना, लास्ट वन सेंटेंस, चीजें हो रही है ना सर, ये रिपरकशन हो रहा उस एटीट्यूड का, वो जो आपने एटीट्यूड बनाया ना, और अभी पैंडेमिक के पीक में, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो नए ये पैंतरे फेंकते हैं ना, क्योंकि चाइनीज कल्चर में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है फकर साहब, द फेस ऑफ टॉप मैन इज इंपॉर्टेंट। जो सबसे बड़ा आदमी, ही शुड नॉट लूज फेस, लेट कंट्री, लेट एवरीथिंग गो टू हेल, दैट इज हाउ दे वर्क।
This is what the reality. राइट. अच्छा, सुमित जी, आखिरी एक चीज है जो अभी लॉयड ऑस्टिन साहब विजिट पर हैं, हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं. उनको सेनेटर रॉबर्ट मंडीज ने एक लेटर लिखा कि हिंदुस्तान के अंदर ये चीजें हो रही हैं. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी नीचे की तरफ जा रही है, इंसानी हुकूक जो ह्यूमन राइट्स जिसको कहते हैं उसके बहुत सारे मसाइल हैं. उन्होंने जिक्र किया था फार्मर का जो प्रोटेस्ट है उसका भी, मतलब ये चीजें उन्होंने उस लेटर के अंदर, और उसके साथ उन्होंने इस 400 सिस्टम जो आप लोग परचेज कर रहे रशिया से और उन्होंने 370 का जो कश्मीर के अंदर है. हालांकि उसके बाद मैं वही कह रहा हूं कि उसके बाद ही ट्रंप आप लोगों के मुल्क में आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस लेटर के अंदर ये पूरी चीजें लिखी. तो मैं ये आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या ऐसा है कि अमेरिका का एक सेनेटर जो है, और मतलब इन्फ्लुएंशियल सेनेटर्स में से इनका नाम आता है, उन्होंने ये खत लिखा कि ये चीजें हो रही हैं. देखिए, अमेरिका एक डेमोक्रेसी है फखर साहब, और जहां डेमोक्रेसी है वहां आप अपने हक के राय किसी भी चीज पे रख सकते. उनका काम था चिट्ठी लिखना, उन्होंने चिट्ठी लिख दी. बिल्कुल सही कहा आपने. S-400 पे एक इंपॉर्टेंट आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा. उन्होंने लिखा, बिल्कुल चिट्ठी मिली, देखा जी. पर आज जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, मैंने पहले सवाल में आपको क्लियर कर दिया ना S-400 की बात आई, ना ये बात आई कि आप किसी और से वेपन क्यों खरीदो, क्योंकि ये सच है कि हमारा 60% अभी भी वेपन सिस्टम रशियन है. ठीक है जी. नहीं फार्मर प्रोटेस्ट की बात आई, नहीं डेमोक्रेसी. या अगर आप पूरे स्टेटमेंट को ऑरल या रिटन वर्ड बाय वर्ड करें, नो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ एनी व्हाटसोएवर, तो भाई आपका काम था चिट्ठी लिखना, हमने अब पे कोई गौर तवज्जो नहीं किया बिकॉज वी थिंक दैट इज नॉट द केस. ये रेलेवेंट ही नहीं, आपका परसेप्शन हो सकता है. अब भाई S-400 की बात, मुझे बताइए 2-3 चीजें S-400 में बहुत इंपॉर्टेंट है. जो चाइना के पास S-400 है यूसुफ जाई साहब, वो है S-250 टेक्निकली. S-400 में 3 मिसाइल होते हैं. जो तीसरा मिसाइल होता है इंटरसेप्टर, मैक्स 7 पे इंटरसेप्ट करता है, उसकी रेंज होती है 400 किलोमीटर. ठीक है जी. उन्होंने एक तीसरा मिसाइल जो ज्वेल ऑफ द क्राउन है, एक 40 पे करता है, एक 250 पे करता है, एक 400 पे करता है. 400 वाला उन्होंने चाइना को दिया ही नहीं, क्योंकि दे वर फेयरिंग ऑफ चाइनीज रिवर्स इंजीनियरिंग. और जो हमें S-400 दे रहे हैं अभी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, काफी डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि हमारा जो सबसे जो ऊपर का मिसाइल का इंटरसेप्शन होगा वो 600 किलोमीटर तक होगा. सो टेक्निकली इट इज S-450. इट इज एज लेटेस्ट एज रशियन और डिफेंस सिस्टम. दूसरी बात, बहुत मीडिया में बहुत से लोगों ने ये खबरें डाली. अब आप जानते हैं कि लॉबिंग चलती है जी अमेरिका में, इधर उधर. अगर पैसा खर्च करो पटाखे तो फूट ही जाते हैं जी. वो पंजाबी में कहते हैं ना, पैसे खर्च करो पटाखे तो फूट ही जाते हैं जी. अब ये बहुत डाला कि जी ये S-400 हैकेबल, ये है वो है. मुझे बताइए, अगर S-400 इतना अनसेफ है तो ये तो रशिया का अपना सबसे पोटेंशियल सिस्टम है. क्या रशिया अपना सबसे पोटेंशियल सिस्टम खुद ही हैक करवाएगा? क्या उससे रशिया की वल्नरेबिलिटी नहीं बढ़ती? या इंडिया को एक S-400 दे रही है इसलिए मैं अपनी वाट लगवा लूं. तीसरी बात मैं आपको इसमें ये बोलूंगा कि जो ये S-400 सिस्टम्स हैं, ये इतने जल्दी एडवांस होते हैं, डेवलप होते हैं, जब तक इसको तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करने में आपको कुछ साल लग जाएंगे, तब तक 4 नए वेरिएंट आ गए होंगे. और उसके अलावा इंडिया का अपना डिफेंस शील्ड है धनुष. उसके अलावा हम पेट्रियट मिसाइल शील्ड की भी बात कर रहे हैं. ये तो हमने कभी नहीं कहा हम एक ही मिसाइल शील्ड रखेंगे, हम तो 3 रखेंगे, 2-3 रखेंगे. और मुझे एक बात बताइए, S-400 की डील है $4 बिलियन की, $4.2 बिलियन की. सर $22 बिलियन का इक्विपमेंट ले चुके हैं. आने वाले 5 साल में करीब 50 से 100 बिलियन डॉलर का इक्विपमेंट और लेने की औकात रखते हैं. और क्वाड हमारे बिना वो गुब्बारा है जिसमें हवा नहीं है. तो मुझे बताइए, आप जो बाइडेन साहब की जगह हो, आप जाके ये बोलोगे देखो भैया मैंने क्या कर दिया, S-400 के चक्कर में मैंने $120 बिलियन डुबा दिए, क्वाड खत्म कर दिया, और चाइना का मैं कुछ नहीं कर पाया, और मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट. आप बताओ ये चलेगा? इसलिए मैंने हमारे नेशनल टीवी पे कहा था, मैंने कहा S-400 इज अ नॉन इश्यू. टेक माई वर्ड, देयर विल नॉट बी इवन अ मेंशन अबाउट इट. हाँ, अगर ये 2 साल पहले समिट होता तब शायद ये एक विषय होता. आज ये विषय है ही नहीं. अरे अमेरिका को तो ये पता. अब ये चाइनियों का एक और बताता हूँ, इनका J-17 है. J-17 पे इन्होंने 2G डब्बे लगा दिए, उन्हें पाइलॉन अडेप्टर्स कहते हैं. और उन्होंने बोला ये F-35 से ज्यादा चलेगा. किसी ने पूछा कैसे? कह तुम्हारा कैसे चलेगा? बोलता इन 2 पाइलॉन इन लोहे के डब्बों को ना फ्यूल टैंक में कन्वर्ट कर देंगे, इससे ज्यादा चल जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट बात फखर साहब, अगर
S-400 इज पेनिट्रेबल बाय चाइना, जो चाइना क्लेम करता है, मान लेता हूँ। आपको लगता है क्या दुनिया की कौन सी ऐसी मिलिट्री है मेरे भाई जो आपका बेस्ट डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट करके उसको अनाउंस कर रही है, लो भाई साहब मैंने आपका डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट कर दिया। अरे अगर आप पेनिट्रेट, आप तो मुंह बंद ही रखोगे, आप तो हमें रखो ना, आप मुगालते में जी आपके पास इनफिल्ट्रेबल सिस्टम है और हमने आपका सिस्टम पेनिट्रेट कर दिया। आप हो, मैं हूं, हम डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, हम तो फौजी नहीं है, हम क्या घर की छत पे बोलेंगे भाई साहब आपका डिफेंस सिस्टम हमने पेनिट्रेट कर लिया। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि इंडिया के पास S-400 नहीं आए। काफी लोग इसमें हमारे यहाँ भी मिले हैं, मैं ये नहीं कहता, दुनिया भर की लॉबियां काम कर रही थी क्योंकि S-400 एक बहुत उम्दा मिसाइल शील्ड है। और आज ऑस्टिन साहब खुद जनरल हैं, उन्हें थ्रेट परसेप्शन पता है, उन्हें मिलिट्री के ताने बाने पता, उन्हें ये सब जो, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, उन्हें ये सारे ताने बाने जो जोड़ गणित है ना साहब, इनको सब पता है। इसलिए उन्होंने इसके बारे में एक अल्फाज भी नहीं बोला। और आज के बाद से ये S-400 की कहानी खत्म, अल्प विराम। हम अमेरिकन भी लेंगे जी, अपना भी बनाएंगे, रशियन भी लेंगे, अगर किसी का और अच्छा वो भी ले लेंगे, दिक्कत कहां बताइए। हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच सुमित जी। लेकिन असल में मसला ये होता है कि हर किसी को अपनी मार्केट चाहिए, चाइना को भी, अमेरिका को भी, रशिया को भी। बिल्कुल सारे जो है वो सेलर हैं, आप, हम और हमारे जैसे और बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके खरीदार हैं, तो लाजमी सी बात है उनको अपनी चीजों की फिक्र तो होगी। रशियन टेक्नोलॉजी भी कोई मतलब कम टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका की चले बहुत एडवांस होगी, लेकिन रशिया की भी कोई कम एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है साहब, मानती है, दोनों को मानती है, नो डाउट, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को भी और साथ में रशियन टेक्नोलॉजी को भी। तो हर कोई तो अपनी मार्केट सेव करना चाहता है। जहां पे आपने उनसे $20 बिलियन लिए तो वो कहेगा कि यार हमसे $30 बिलियन ले ले, 30 की बजाय हमसे $40 बिलियन ले। क्या बात कर ले, फिर वाइंड अप करते हैं। एक लास्ट बात बोलूंगा, देखिए जो रशियन जीडीपी अभी है, 80% जीडीपी चलता सब दो चीजों पे, वेपन सेल और पेट्रोलियम सेल पे। पेट्रोलियम, अगर ये दो चीजें रशिया नहीं भेजेगा तो उनकी अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऐसी कोई चीजें नहीं है। तो जब तक हम उनसे सामान ले रहे, अभी हमने जी, आपने देखा होगा, आप इंडियन मीडिया ट्रैक करते, अभी एक $3.2 बिलियन का MiG-29 का ऑर्डर निकाला, अभी एक $1.5 बिलियन का ऑर्डर निकालते। अगर ये छोटे ऑर्डर लगाए ना साल भर में, 6-8 बिलियन को तो वैसे ऑर्डर दे दिए जी, जब से कोरोना भी चल गया। तो ऑर्डर तो रशिया को जा रहे हैं, सर्विस के जा रहे हैं, रिपेयर के जा रहे हैं, मेंटेनेंस के जा रहे हैं। और ये अमेरिका और रशिया बहुत अच्छी तरह से समझते। देखिए हमारा दोस्त अमेरिका भी है, हमारा दोस्त रशिया भी है। कॉड बना है चाइना के अगेंस्ट, कॉड नहीं बना है रशिया के अगेंस्ट। ये रशियंस को बहुत क्लियर तरह से पता, और रशियन भी चाइनीज पे भरोसा नहीं करते। बैटल ऑफ जिंगबो 1916 में उन्होंने करीब 150 रशियन सिपाही मारे थे धोखे से। व्लादिवोस्टोक पोर्ट, अभी कोरोना के पीक में चाइना कहता है ये पोर्ट मेरा है, क्योंकि रशियन भी इनकी जो ये जो मानसिकता है ना, जो मेंटालिटी है, ये समझते हैं। और अब चाइना डेस्परेट हो चुका है। नहीं तो मुझे बताइए, प्रोटोकॉल क्या कोई इंटरनेशनल मीट में ब्रेक करता है? आप अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से, फॉरेन डिफेंस, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुड, मैं कहूँ फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे, अरे जो सभ्यता है, जो प्रोटोकॉल है, जो एक मैनरिज्म है, आप उसको तो मेंटेन करिए भाई। आप मतलब ये हम तो इंसान है ना, आप और हम बात कर रहे हैं बहुत सभ्यता से, बहुत आदरपूर्वक बात करते हैं, उसको तो मेंटेन करिए। मतलब चाहिए दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह, जब हम मिले हैं, आप हमारे घर आए, मैं आपके घर आया हूँ, एक इंसानी जो रवैया है, एक जो इंसानी तरीका है, आखिरकार हम और जानवर में फर्क ही क्या रह गया अगर हम वो झपटने लग गए। तो ये उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन बता रहा है। तो फखर साहब, ये उन लोगों का प्रेशर बता रहा है। जितना उन पे प्रेशर पड़ेगा वो ऐसी हरकतें और हमाकतें करते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि डिप्लोमेटिक बातें जो होती है वो डिप्लोमेटिक तरीके से ही की जाती है, उसकी अपनी प्रोटोकॉल्स होती हैं। इवन हम लोग, मतलब हम जब टीवी पे बैठे होते हैं तो हम जो बात करने का हमारा अंदाज होता है वो और तरीके से होता है। नॉर्मली अगर अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए, अपने हुजरों में बैठे हुए, अपने यारों दोस्तों के साथ बैठे होते तो और तरीके से हम बातचीत करते हैं। वहां पे बाज़-औक़ात हम कोई लूज टॉक भी कर जाते हैं, लेकिन वो दोस्तों में हम बैठे होते हैं। जब डिप्लोमेटिक या इस तरह की चीजों पे टीवी पे हम बैठे होते हैं, हम आम लोग हैं, हम तो ना मतलब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और ना अमेरिका के, तो वो तो उनका तो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है उनका आपस में बातचीत करने का, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमेट से मेरी मुलाकात होती रहती है, ऑफिशियल भी और नॉन ऑफिशियल भी। जी आप तो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो साहब, ये आपकी और मेरी बात थोड़ी ना है। बिल्कुल, मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो हम अपने
जो पॉपुलेशन है, जो हमारा तिरंगा है, जो हमारा फ्लैग है, बिल्कुल। हम उसको, मेरी पर्सनैलिटी उस मीटिंग में नहीं आनी चाहिए, नहीं आपकी बिल्कुल, पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी आपके घर, मेरी पर्सनैलिटी आपके घर, हम यहाँ बिल्कुल। काम कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और वो होना चाहिए। अगर ये लोग वहां डिसेंसी भूल गए हैं, वहां ये मतलब लिटरली मैं गाली गलौज तो नहीं कहूंगा, अगर मैं हाँ, उस लेवल की असभ्य हिंदी में वर्ड बोला जाता है, अगर असभ्य बातचीत और वर्बल रैंट्स आर बीन थ्रोन एट ईच अदर, कहाँ जा रहे हैं, मतलब बहुत दुखद है ये सब। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा सुमित पीर जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।